मतलब एक किस्म से सत्ता में ही बैठ गए तो वो, और किसानों के अलावा जयंत चौधरी और कोई बात करने वाले नहीं। जब भी बोलेंगे किसानों की बात बोलेंगे, जब भी बोलेंगे किसानों की बात बोलेंगे, तो वहाँ जाएगा और बेहतर ही होगी किसानों की, तो स्थिति सुधरेगी। हाँ सुधरने। देखो पक्का तो किसी के पास होता नहीं, कोई दावा करने गए, लेकिन जो मेरा अपना निजी आंकड़ा है 1,40,000 के करीब 1,40,000 1,50,000 वोटों से प्रदीप चौधरी बोलनी पड़ती हैं बातें। और जो मान लिया सेनापति यू कह दे भाई मैं तो 8 बजे हार जाऊँगा तो सेना ही भाग जाएगी, सारी की सारी की, तो सेनापति कह रहा है मैं 8 बजे भाग जाऊँगा, तो उनके मुँह से सजती है ये बात, भाई कहना चाहिए उन्होंने ये बात। अगर वही हार मान के खड़े हो जाएंगे तो भला भाई फिर पब्लिक कहाँ जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान, और जैसे कि कैराना लोकसभा के समीकरण के बारे में हम लगातार गांव दर गांव जाकर चर्चा कर रहे हैं। समीकरण किस तरफ जा रहा है? एक तरफ इकरा हसन जनसभाएं करके अपना जोर पूरा लगा रही है कैराना लोकसभा में, तो दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी जी की भी जनसभाएं चल पड़ी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बड़े नेता बीजेपी के लगातार यूपी में आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो उसका कितना फायदा अब की बार भाजपा को कैराना से होगा या अदर जगह से होगा? लगातार हम कैराना लोकसभा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैराना लोकसभा एक हॉट सीट है और सभी दलों की नज़र कैराना पर लगातार बनी रहती है। तो हम उसी कैराना लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करने के लिए आज गांव खेड़ा, मल्लीपुर खेड़ा में पहुंचे हैं, और हमारे साथ जानी मानी हस्ती है जिनका नाम चौधरी चरण सिंह जी है। इनको सब जानते हैं, ये लगातार अपनी रुचि चुनाव में भी, समाज सेवा में भी बनाए रखते हैं। तो पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे अपने चैनल पर। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम कैराना लोकसभा के समीकरण के बारे में इनसे कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि अब की बार कैराना लोकसभा किस तरफ झुक रहा है, क्योंकि कैराना लोकसभा पर सभी प्रकार के वोट कैंडिडेट मौजूद हैं, चाहे उसमें कोई सी भी कास्ट हो, सभी कास्ट यहाँ पर मौजूद है। तो बात करते हैं और समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। तो कैराना लोकसभा हॉट सीट अब की बार किस तरफ झुक रही है? मजबूत कैंडिडेट इकरा हसन जी को सपा से टिकट मिल गया है, इंडिया गठबंधन जो था। दूसरी तरफ अब के टिकट की मांग काफ़ी बड़े बड़े चेहरे भाजपा से कर रहे थे, भाई हमारा टिकट हो, हमारा टिकट हो, लेकिन भाजपा ने विश्वास, वर्तमान सांसद है उन्हीं पर ही अपना विश्वास दिखाया और उन्हें ही टिकट का दावेदार पूर्ण रूप से बना दिया है। तो क्या लग रहा है अब की बार समीकरण किस तरफ झुका हुआ है? देखो भाई, बीजेपी कैडर बेस राजनीतिक पार्टी है, उसके पास अपने ट्रेनिंग लिए हुए कार्यकर्ता हैं, और लगभग जहाँ तक मेरा ख्याल है 27 लाख तो ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें शादी तक नहीं करा रखी। हर गली में, हर मोहल्ले में उनका कार्यकर्ता है जिसका लोगों ने पता भी नहीं। और जहाँ तक मैंने समझा है, जबकि कुछ लोग कट्टर बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन वो बीजेपी की भाषा बोलते फिरें, उन्हें नहीं पता कि मैं इस भाषा से मुनाफा किसको होगा। हमारे यहाँ एक दिन एक हमारे चचा लगे उल्फत राय, वो बैठे थे, वो कहने लगे, रे कुछ बच्चे बैठे थे यहाँ पढ़ने वाले, वो कहने लगे इस देश का नाश ही गांधी ने कराया। मैं वहाँ से आके मैं कहना, मैं चाचा आप आरएसएस की भाषा बोल रहे हो? कहना मैं क्यों बोलता, मैं कहा आप आरएसएस के आदमी हो। अब मैं क्यों होता आरएसएस का आदमी? मैंने कहा आरएसएस के इसलिए हो क्योंकि आप गांधी का विरोध कर रहे, और आपने ये भी नहीं पता, जबकि आप आरएसएस के, बीजेपी के एंटी हो, मुस्लिम हो, तो इतने अंदर तक घुस गई वो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने इस कदर काम किया हुआ है, इस कदर काम किया हुआ है, और जो शुरू में सबसे पहले जो टिकट दिए, भाई ये शुरू में घोषणा हुई जिनकी, उन्हें प्रदीप चौधरी हैं, शुरू की लाइन के ये, और इन्होंने पूरा सर्वे करा के टिकट दिए हैं, अपना सर्वे। प्रदीप की
जीत को हम इसलिए मान रहे क्योंकि पिछले चुनाव में आरएलडी धरी थी, फिर प्रदीप चौधरी जीत गए थे। अब के आरएलडी बीजेपी के पक्ष में है, तो अब तो कोई चांस ही नहीं है, चुनाव ही नजर नहीं आता। तो जीत तो ये प्रदीप चौधरी की ही होनी है। अच्छा, एक तरफ जो सपा प्रत्याशी है इकरा हसन जी गांव दर गांव विधानसभा में भी जाकर लगातार जनता ने जोड़ने का काम कर रही, और उनकी जनसभाओं में जनता दिखती भी है उनका समर्थन करते हुए। तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे है, तो क्या उम्मीद लग रही मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ थोड़ा बहुत काम न देखते हुए, क्योंकि कितने ही कानून जैसा 3 तलाक का कानून है वो भी इनके लिए हुआ। अब जैसा मकान वाला था जो मकान बनाते थे सरकार, उसमें भी मुस्लिम बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए। कितने जितने भी मतलब योजनाएं निकाली सभी में ही ज़्यादातर मुस्लिम लाभान्वित है। तो मैं ये पूछना चाह रहा, तो उस नए विकास न देखते हुए क्या इनकी तरफ झुकेगी या एक चेहरे की तरफ झुकेगी? मैंने बहुत सारे आप लोगों के और भी जो इस फील्ड में है पत्रकारिता के, उनके इंटरव्यू देखता रहता हूँ मैं। काफ़ी तादाद में जो समझदार मुस्लिम है वो इनकी तरफ झुकाव कर रहा। उनकी विंग है एक, जिसमें जो रांगड़ है ना, वो तो बहुत सारा रांगड़ी इनके पक्ष में जय श्री राम के नारे लगा रहा। यहाँ के एक मौलवी हैं अच्छो आगे, उनसे सिक्योरिटी दी हुई है, वो कट्टर संघी हैं, जबकि मौलवी हैं वो, मैं नाम चूक रहा उनका। तो उसमें भी सेंध लगाए दी इन्होंने, मुस्लिमों में भी सेंध लगाते जा रही है। तो मुझे तो ऐसा लगा कुछ मतलब अब की बार काफ़ी तादाद में मुस्लिम वोटर भी बीजेपी को वोट करेगा। अच्छा, जो विपक्ष जुड़ा हुआ है एक तरफ इंडिया गठबंधन में, वो लगातार प्रदीप चौधरी जी ने टारगेट करके उन पर जनता में जाने का, जनता के साथ मिलाप का, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, विकास का जो काम है उसने लेकर लगातार निशाना साध रहा और लगातार टारगेट कर रहा प्रदीप चौधरी जी ने कैराना लोकसभा पे। दूसरी बात, जो उधर सीट है उन पे मोदी जी टारगेट किए जा रहे। पहला राम मंदिर जो था उस पर जो राम प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई राम का प्रोग्राम ना होगा, इन्होंने अपना प्रोग्राम बना लिया। अच्छा, फिर आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन होया, उस पर भी जब चौधरी चरण सिंह जी को जो किसान मसीहा है उनको भारत रत्न दिया गया, उस पर भी इन्होंने मतलब टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि भाई आगामी जो चुनावी है उन्हें देख कर यूँ काम करा गया। तो मतलब तरह तरह के प्रोपगेंडे जो है चुनावी वे लगाए जा रहे विपक्ष द्वारा। तो एक प्रदीप चौधरी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया गया, ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो फेल है। और उसमें ऐसा दिखाया गया कि भाई हम हैं, और पार्टी को बाध्य करने की कोशिश की गई कि भाई बाध्य होकर पार्टी जो है टिकट इसको ना दे। लेकिन उनका अपना तरीका है टिकट देने का, वो उस चीज़ को जितना हम नहीं समझते उससे कई हजार गुना ज़्यादा समझते हैं उन चीज़ों को वो लोग। 19 के बाद भी प्रदीप चौधरी कोई टिकट देकर मैदान में उतारा तो हमें समझ लेना चाहिए, जो लोग इस तरह की भाषा बोल रहे उन्हें समझ लेना चाहिए बात कि भाई ठीक नहीं है, इसको ही निकाल लो। बाबू हुकम सिंह को हमने रहा था, बाबू हुकम सिंह डिग्री कॉलेज दे गए वहाँ उसमें कैराना में, हमारी तो समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। और ये भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज लिया है यहाँ शामली में, हमारे तो समाज के बच्चे पढ़ेंगे उसमें। और कई और नेता हुए जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया, मैं किस किस के नाम गिनवाऊँ। समाज के लिए काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो समाज की परिस्थिति को समझ के कि यहाँ क्या चीज़ की आवश्यकता है
और कौन सी चीज़ सबसे बड़ी जरूरत जो है ना वो शिक्षा की ही है। अगर शिक्षित हो गए बच्चे तो हमने पूंजी कमा ली, अगर अशिक्षित रह गए तो हमारी कमाई हुई भी चली गई। तो उस पर फोकस किया। प्रदीप चौधरी ने अपने गांव में अपनी 10 बीघे ज़मीन दे के इंटर कॉलेज बनवाया मास्टर गोपाल जी के नाम से। यहाँ रेल रुकवाने का काम किया, इसमें हमारी इसमें से खंदरावली में, वहाँ उसमें एलम रेल का काम रुकवाने का करवाया। ये सड़क बनवाई यहाँ से खंदरावली से कैराना तक। इधर बहुत सारे काम किए, बड़वा में इतना पैसा दिया, इस सुपर टील में इतना पैसा दिया। तो कौन कहे काम नहीं करे? हो सकता है किसी का व्यक्तिगत काम ना हुआ, हो सकता है मेरा भी ना हुआ हो, तो व्यक्तिगत बात अलग है। अच्छा, पिछली जो 2017 का चुनाव था जिसमें जीत का आए थे, लगभग 12,000 वोटों तक इनकी जीत हुई थी, भारी जीत हुई थी। उस समय इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा मिला हुआ था, आरएलडी भी बल्कि उस टाइम पर साथ नहीं थी, सब इकट्ठा थे। अब की बार आरएलडी का साथ मिल गया, लेकिन ये भी कहा गया है कि पिछली बार का जो चुनाव था प्रदीप चौधरी अपने एरिया से हारते हुए आ रहे थे और 84 न इन्हें जिताया था। लेकिन अब की बार जो टिकट की मांग कर रहे थे मनीष चौहान जी, उनके टिकट ना होने से 84 नाराज दिख रही है और वो प्रदीप जी के साथ नहीं जाएगी। कहीं कहीं ये बात भी सुनने में आ रही। सुनना अलग चीज़ है, होना अलग चीज़ है, करना अलग चीज़ है। चुनाव में भ्रामक प्रचार का भी बहुत महत्व होता है। भ्रामक प्रचार के भरोसे भी हम भी गांव में बहुत सारे गांवों में गए और लोगों ने कहा कि भाई देखो वोट तो हम इनको ही करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर दबाव है तो थोड़ा सा संभालो, ये वो बहुत सारी बात हुई। मोस्टली वोट फिर भी यहाँ से प्रदीप चौधरी को ही जाएगा। जैसे ही प्रदीप चौधरी इन गांवों में आके, जैसे हमारे मंडा है और आप मेरे भाई हो और आपसे नाराज़गी है मेरी, आपकी मेरी कुछ बात है डोड़ पे 100 तकरार घर में, और जैसे ही मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा, आप गिले शिकवे करोगे, मैं माफ़ी मांग लूँगा, आप तुरंत तैयार। जिस दिन प्रदीप चौधरी मेरे हिसाब से इन गांवों में आकर के और ये कह देंगे भाई जो हुई आगे नहीं होने की, और मैं हृदय से कह रहा, जैसे ही हृदय से वो इस बात को रखेंगे लोगों के सामने, ये तुरंत ही मान जाएंगे। अच्छा, आरएलडी बीजेपी का गठबंधन जो हो चुका है उसमें भी जो जाट समुदाय है कई जगहों पर, कई गांव इस फैसले तय उनके नाराज हुए। क्या वह नाराजगी कहीं हद तक दूर होगी या आगे सामना होगी? देखो, जाटों का बहुत पुराना इतिहास है और जाटों नहीं, ये जो आरएलडी है ये जाटों नहीं ठा रखी, और जाट कभी भी अपने नेता के विरोध में नहीं जाते। जाट जो राजनीतिक समझ जो जाटों की है वो बहुत ऊंचे स्तर की राजनीतिक समझ जाटों की है। अगर जाटों को कोई कहे भाई जाट नू कर देंगे, जाट इधर आ जाएंगे, जाट इसने छोड़ देंगे, जाट कभी भी जयंत चौधरी के विचारों के विपरीत नहीं जा सकते, मेरा दावा है। जो लोग कहें जाट इधर आ गए, जाट इधर आ गए, जाट इधर आ गए, बहुत सारे लोग कहें, मतलब एक भी जाट को उस टाइम पे ये इधर नहीं दिखा सकते। सारा का सारा जाट एक तरफा जयंत चौधरी के साथ ही जाएगा। लिखवा के ले लो, मैं एफिडेविट देता हूं इस बात का, कोई दावा नहीं कर सकता इस बात का। प्रोग्राम भी करवा देंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, लेकिन जाएंगे आरएलडी के पक्ष में ही। अच्छा, किसानी व्यवस्था सुधरेगी कुछ, क्योंकि जयंत चौधरी जी लगातार किसानों की, मजदूरों की, दलितों की बात उठाने का काम करते थे। जब वो विपक्ष में थे तब भी उन्होंने सरकार की नीतियों को लेकर लगातार सवाल जवाब उठाए, लगातार सरकार पर निशाना साधा। अब वह सरकार के साथ है तो किसान स्थिति कुछ सुधरेगी, क्योंकि बकाया भुगतान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा शामली में उभर कर आया था, वो अभी तक भी चला हुआ है। कई और मुद्दे एमएसपी को लेकर हो, कई
एक जो था अग्निवीर को लेकर हो, उन्होंने ही उठाने का काम करा था। तो इस तरह के मुद्दे सरकार में रह कर सुधरने का काम होगा जयंत चौधरी के जाने से, या मतलब वैसे ही पड़े रहने से? देखो, जहाँ तक पेमेंट की बात है, पेमेंट की 1-2 मिलों ने छोड़ कर सब जगह पेमेंट किसानों का बरकरार मिल रहा। 1-2 मिलों की मैं बात नहीं कहता। और पीछे भी पेमेंट जो थे ना, कई बार रोके गए इन लोगों के द्वारा। ये लाला वर्ग जो है, ये अपनी मर्जी चला ले। कोर्ट के भी आदेश हैं कि भाई 14 दिन में पेमेंट देना चाहिए, 14 दिन में पेमेंट देंगे तो ब्याज सहित देना चाहिए। लेकिन ये कोर्ट को भी दत्ता बता दें, कोर्ट के मतलब अवमानना कर दें तो जब भी नहीं कुछ बिगड़ता है इनका तो। और अच्छा है पेमेंट देते, किसानों में जागरूकता है इस बात से, किसान जागृत हो। जहाँ हमारा ख़ास तौर से ये गुज्जर हमारा समाज है, ये तो जाता ही नहीं था आंदोलनों में। अब इसने आंदोलन शुरू कर दिए। पेमेंट का सबको दुख है। शामली क्षेत्र के कंडेला वालों ने कह दिया अब चुनाव है, तो चुनाव के दौर में फटाफट पेमेंट भेजा इसने। तो किसानों की दूसरी बात यह है, किसानों की भी स्थिति जो है धीरे धीरे ठीक है और आगे और बेहतर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि भाई किसानों की तरफ भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए और किसानों की जो समस्याएं हैं एमएसपी की है, उसकी है, वो मांग मान लेनी चाहिए। और जयंत चौधरी ने भी इस पर काम करना चाहिए। अब सरकार में है तो सरकार से सलाह दे इस बारे में, अब भाई इनकी दशा सुधारो किसानों की। तो उम्मीद तो लग रही है भाई जयंत चौधरी के जाने से, क्योंकि किसान नेता है, हमेशा से ही इनका परिवार शुरू से ही किसान की तरफ देखने का काम करे, तो उम्मीद सभी किसानों की इन तक बड़ी है। बड़ी उम्मीद, हाँ बिल्कुल। जब वो मतलब एक किस्म से सत्ता में ही बैठ गए तो वो, और किसानों के अलावा जयंत चौधरी और कोई बात करने वाले नहीं। जब भी बोलेंगे किसानों की बात बोलेंगे, जब भी बोलेंगे किसानों की बात बोलेंगे, तो वहाँ जाएगा और बेहतर ही होगी किसानों की, तो स्थिति सुधर जाएगी। हाँ, सुधरने के चांस हैं। अच्छा, लास्ट सवाल है, कैराना लोकसभा हॉट सीट कितने मत होता है प्रदीप चौधरी जी के जीतने के आसार है? देखो, पक्का तो किसी के पास होता नहीं, कोई दावा करने गए, लेकिन जो मेरा अपना निजी आंकड़ा है, 1,40,000 के करीब, 1,40,000 1.5 लाख वोटों से प्रदीप चौधरी इस चुनाव को जीत रहे हैं। अच्छा, एक और इकरा हसन जी के जो समर्थक है, और इकरा हसन जी ने भी ये कहा चुनावी सभा में 8 बजे हर एक है प्रदीप चौधरी जी ने भेज देंगे, और ये जो ट्रेंड है ये लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा, 8 बजे वाला, मुजफ्फरनगर लोकसभा से भी और कैराना लोकसभा से। देखो भाई, ये तो बोलनी पड़ती हैं बातें। और जो मान लिया सेनापति यू कहता है कि भाई मैं तो 8 बजे हार जाऊँगा, तो सेना ही भाग जाएगी सारी की सारी की। तो सेनापति कह रहा है मैं 8 बजे भाग जाऊँगा, तो उनके मुँह से सजती है ये बात। भाई कहना चाहिए उन्होंने ये बात। अगर वही हार मान के खड़े हो जाएंगे तो भला भाई फिर पब्लिक कहाँ जाएगी, है नहीं? पता है उन्हें पक्का ही पता है। हाँ, एक तरफा चुनाव जाएगा। हाँ, हम हारेंगे, पक्का ही पता उन्हें। तो मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये बात। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेनापति ऐसा कैसे कर देगा? अगर हम युद्ध में जाते सार हार जाएंगे भाई, तो फिर तो लोग घरों ही रहे सैनिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अभी सुन रहे थे चौधरी चरण सिंह जी को। इन्होंने समीकरण के बारे में, हमने भी इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश की, और इन्होंने लगातार सटीक जो समीकरण बैठ रहा है उसके बारे में बातचीत की। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम गांव दर गांव जाकर समीकरण निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और चुनाव से पहले हम जो सटीक समीकरण है वो देने की कोशिश करेंगे अपने माध्यम से। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।